चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी सेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपका एग्जाम हुआ था 1 मार्च 2026 में। पेपर 1 का भी सॉल्यूशन शॉर्ट के माध्यम से हमने अपलोड कर दिया है, जाके आप उसे भी अपने आंसर मैच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल है, आसानी से 70+ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 में 35+ क्वेश्चन। तो कट ऑफ भी इसी रेंज में जाएगा, लगभग 105 क्वेश्चन यदि आप करेक्ट कर लेते हो जनरल कैटेगरी में 100 से 105, तो आपका जो सेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। यह ऑप्शन देखिए, गुटनिरपेक्षता का समर्थन करता है भारत, यस करेक्ट है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और न उपनिवेशवाद का विरोध करता है, ये भी करेक्ट है। नस्लीय भेदभाव का विरोध करता है, ये भी करेक्ट है। परमाणु सशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। परमाणु सशस्त्रीकरण का हम समर्थन नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत में वर्णित नहीं है? पंचशील सिद्धांत भारत और चाइना के मध्य 1954 में होते हैं। चाओ एन लाई और भारत के जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें साइन किया जाता है। इसमें 5 प्रिंसिपल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस। तो इसके अंतर्गत परमाणु शस्त्रों की बात नहीं की गई है, नहीं पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ये सिद्धांतों का चर्चा होती है। पंचशील के आप 5 सिद्धांत देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं? इसमें 5 सदस्य रहे थे, डॉक्टर सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, और अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, जोसेफ टिटो यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया और क्वामे निक्रुमा फ्रॉम घाना। इसमें फिदेल कास्ट्रो नहीं रहे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना है हमें। भारत की परमाणु नीति 1995-1998 के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो हमने ना ही एनपीटी और ना ही सीटीबीटी पे साइन किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया डिडंट साइन बोथ एनपीटी एंड सीटीबीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, भारत ना ही इस पे साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है। इंडिया द इमर्जिंग जायंट पुस्तक किसने लिखी है? तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, इंडिया द इमर्जिंग जायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? जो बिम्स्टेक है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, उसके अंतर्गत 7 स्टेट आते हैं। जो 7 मेंबर्स है, जिसमें आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं आता है। आप इसे जो शार्क है उससे कंपेयर कीजिएगा, जिसमें पाकिस्तान भी आपका और अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत आसियान संबंधों का रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन हो गया था? जो इंडिया आसियान रिलेशनशिप अपग्रेड हो गए थे एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2012 में। इसे कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था 10 साल बाद 2022 में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2012। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2010 में ब्रिक में सम्मिलित हुआ है? तो ब्रिक्स की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में 2026 का जो मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। इस कारण से ब्रिक्स से डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो गए। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, चैनल पे अपलोड किया है, जिसमें हमने ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस, कब कब भारत ने मीटिंग होस्ट की है, इस बार की थीम क्या है, कौन कौन सी मीटिंग होने वाली है, वो सभी चर्चा की है। तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। इसमें जो 2010 में ऐड होता है वो है आपका साउथ अफ्रीका। पहले था ओनली ब्रिक, देन फिर इसमें एस लग जाता है, तो ये हो जाता है ब्रिक्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका लंदन में। एजेंडा 21 आपने सभी ने इसका सुना होगा,
1992 में जो अर्थ समिट होती है रियो डी जेनेरो में, उसमें एजेंडा 21 निकल कर आता है। यह आपका संबंधित है इन्वायरमेंट से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, गलत युग्म को फाइंड करना है। तो 77, 368 और 58 करेक्टली मैच है। 51 आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस और कॉपरेशन की। उसको प्रमोट करने का एक डीपीएसपी प्रिंसिपल है, जो कि आर्टिकल 51 में वर्णित है, ना कि राज्याधीन नौकरियां या पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, गलत हमें फाइंड करना था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। यदि आपको पता है तो ही बन पाएगा, तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ये कूट वाले क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी है। संविधान सभा के संदर्भ में सत्य कथनों का हमें इसमें चयन करना है। तो यहाँ आप ऑप्शन देखोगे तो फिफ्थ जो ऑप्शन है कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो हम सभी को पता है कि जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। तो 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो 2 ऑप्शन हट गए। अब क्या बचा आपके पास? 2 3 4 और 1 2 4, अर्थात दोनों में 2 4 2 4 कॉमन है, तो ये हम पहले से ही करेक्ट मान लेते हैं। 2 ऑप्शन बचे आपके पास। स्वतंत्रता पूर्वक केंद्रीय विधायिका के 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। और जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका, संवैधानिक बहस की कुल 11 सत्र हुए थे, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है आपका। संवैधानिक बहस के कुल 11 सत्र हुए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन बी। ये भी आपका आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, यस, यही करेक्ट हो जाएगा आपका, सही पूछा गया है। 112 आपका वार्षिक वित्त विवरण से, 114 आपका विनियोग विधेयक से, अप्रोप्रिएशन बिल से, और 109 है आपका धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया से। करेक्ट फाइंड करना है हमारा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ आप देखोगे तो ऑप्शन बी, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा दिए जाने का निर्णय संसद नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो गलत हमने यहाँ देख लिया, ऑप्शन बी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 अंग कौन से है? काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, संसद के 3 अंग आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। गवर्नमेंट के 3 अंग कौन से होते हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये कूट वाला क्वेश्चन है फिर से, और आई थिंक इसमें कुछ ऑप्शन फ्रेम करने में इन्होंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो आप ऑप्शन पॉज करके देख सकते हो। संविधान में कुल 5 रीड्स की बात की गई है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, हमको पता है। हिबेस कार्पस, मैंडेमस, सर्सोरी, कोवारंट और आपका एक बचता है हिबेस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरी और कोवारंटो। ये हो गई आपकी 5 रीड्स। ठीक है, तो 3 करेक्ट है आपका। अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो संसद किसी अन्य न्यायालय को समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है क्या? यस, डेफिनेटली, ये भी करेक्ट है आपका। तो 3 और 5 करेक्ट है, सही हमें फाइंड करना है। अब देखिए, फर्स्ट जो है, न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की वैधानिक तथा संवैधानिकता पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। न्यायालय द्वारा जारी 6 प्रकार के समादेश होते हैं, नहीं 5 प्रकार के होते हैं, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अनुच्छेद 23 न्यायालय को समादेश जारी करने का अधिकार देता है क्या? नहीं, 32 देता है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो 3 और 5 कोई भी ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा नहीं, तो इससे आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, कैग के संबंधित, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिगार्डिंग। इसमें हमको गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है। पद का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश के अंतर्गत होता है क्या? नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जो प्राइम मिनिस्टर की कमेटी रहती है वो रिकमेंड करती है नाम प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ का वर्णन करता है। यस, ये करेक्ट है। अनुच्छेद 151 ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द यूनियन इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 154 राज्य के लेखा संबंधित प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, यह अनुच्छेद 154 के तहत नहीं है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है क्या, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। इनकरेक्ट कौन कौन से हो गए, तो 1 और 4, ऑप्शन डी। ठीक है, हमें गलत फाइंड करना है। ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत, NCSC, NCST 338A। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपका 1950 का भी है और 1951 का भी है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन्स एक्ट आपका 1990 का और स्थापना होती है 1992 में, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का है क्या, यस, ये हो जाएगा करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 से 2004 बुक इज रिटन बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिन आर फ्रैंकले। ठीक है, ये भी डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन है। फिर से कूट वाला क्वेश्चन आ गया। 1991-1992 के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यस, ये भी जिम्मेदार है। इंडियाज क्रेडिट रेटिंग वॉज वेरी लो, ये भी करेक्ट है। डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो 3 सभी ऑप्शन में है और 1 भी सभी ऑप्शन में, तो यदि आप इन्हें नहीं भी पढ़ते हो तो ये ऑप्शन ही बता रहा है कि ये करेक्ट है। ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट रीच 4% ऑफ द जीडीपी, ये भी करेक्ट है। ये एग्जैक्टली यदि आपको जानना है तो 4.1 से लेके 4.3% ऑफ जीडीपी हो गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों के अतिरिक्त अन्य निजी गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, आई थिंक 2005 का है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ में प्राय सभी किसान आंदोलन का नेतृत्व साधन संपन्न किसानों के हाथ में था। लॉर्ड एन सुशान रुडोल्फ ने इसे क्या कहा है, बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म, तो इसका हो जाएगा कार्ट कैपिटलिज्म, ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंधित मुद्दों से है, ना कि राजनीतिक निर्माण से है, तो इसमें आपका चिपको मूवमेंट भी हो जाएगा सम्मिलित, और वसई का वसई विरार वुमेन मूवमेंट 1980s के टाइम में होता है, वो भी इसमें शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, तो इसमें 14 स्टेट और 6 यूटीज का गठन किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे एक्ट के माध्यम से भी लागू किया गया था। अमेंडमेंट संबंधित है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हेतु मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यह राजीव गांधी जी के समय हुआ था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रजनी कोठारी द्वारा लिखित है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 की यह बुक है, जिसमें वो कांग्रेस सिस्टम का आइडिया देते हैं, ये ही बुक में पॉलिटिक्स इन इंडिया में 1970। कांग्रेस सिस्टम क्या है डिटेल में आप देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट में आपको बता दूं तो कांग्रेस सिस्टम वे डिफाइन करते हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो वेरियस आइडियोलॉजी के लोग थे सभी को इंटीग्रेट किया गया था, ना कि संघर्ष की राजनीति कांग्रेस ने अपनाई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ थोड़ा स्लाइड
आप रोटेट कर लीजिएगा अपने स्क्रीन को। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सा किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो चंपारण, बारदोली, ये दोनों रहे हैं, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है? जाति है, क्षेत्र है, धर्म है, दल है, मीडिया है, धन है, बाहुबल है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन, पोस्ट कॉर्प का विचार किसने दिया था? लूथर गुल्विक एंड उर्विक ने। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है। तो ये आई थिंक इंटरनेट पे खोजने पर भी मुझे नहीं मिला, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, एक्चुअली ये है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन की आई थिंक। एक कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बुक हमें नहीं मिल रही है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक है आपकी वुड्रो विल्सन की, 1887 की, जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन के क्या प्रिंसिपल होने चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, एक मिनट रुकिए, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव बुक किसने लिखी? काफ़ी घिसी पिटी बुक है, यूजीसी से लेके वेरियस एग्जाम में पूछी आती है, फ्रैंक मेरिनी की। जब एनपीए की शुरुआत होती है तब यह बुक लिखी जाती है 1967 के समथिंग। फिर इसके बाद आता है एनपीएम, फिर आता है एनपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो चेंज ओरिएंटेड होता है, यस। डेवलपमेंट टेंडेंसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी होती है, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1963 में अमेरिकी लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसे तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह को नाम दिया गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे फ्रेड रिक्स। ठीक है, ये फ्रेडरिक, इन्होंने एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट दिया था, आप सभी जानते होंगे, प्रिज्मेटिक शाला मॉडल, जिसमें डिफ्रैक्टेड प्रिज्मेटिक सोसाइटी का उन्होंने वर्णन किया था। फ्यूज सोसाइटी, फ्यूज्ड, डिफ्रैक्टेड और आपका प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेड रिक्स ने। और ये अमेरिका लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, तुलनात्मक लोक प्रशासन समिति या समूह, उसके पहले अध्यक्ष थे। विकास प्रशासन की विशेषता है, ये एक्चुअली स्लाइड रिपीट हो गई है, इसे हम छोड़ देते हैं। यह इसका आंसर डी था और इसका फ्रेड रिक्स था। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर। इन्होंने काफ़ी सारे अपने प्रिंसिपल दिए थे, जिसमें एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है, फिर फंक्शनल फोरमैन, मेंटल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सभी फ्रेडरिक टेलर के कॉन्सेप्ट हैं। द वर्ड ब्यूरोक्रेसी वॉज फर्स्ट यूज बाय विंसेंट डी गार्ने। यूजीसी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यदि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा। हॉथॉर्नियन एक्सपेरिमेंट, ये आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से संबंधित है। हॉथॉर्नियन एक्सपेरिमेंट, एल्टन मयो, 1920 से लेकर 1930 तक चलते हैं, जिसमें इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट होता है, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, आपका रिले असेंबली टेस्ट होता है, ह्यूमन एटीट्यूड टेस्ट होता है। ये सभी है ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी से संबंधित। थ्योरी एक्स एंड वाई, डगलस मैकग्रेगर। काफ़ी बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यदि आप वेरियस प्रीवियस ईयर लगाते हो वेरियस एग्जाम के, तो आपको ये सिद्धांत देखने मिलेगा। थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन, ये थ्योरी डगलस मैकग्रेगर द्वारा दी जाती है। उसमें आप एक्स ऐसे वर्कर है जो काम चोरी करते हैं, वाई ऐसे है जो अपने ईमानदारी से पूर्ण कार्य करते हैं, उनको डायरेक्शन देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसे पढ़िएगा, थ्योरी एक्स एंड वाई, डगलस मैकग्रेगर। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। ये कथन है आपका थियो हेमन का। ये क्वेश्चन इससे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, किसका स्टेटमेंट है ये पता करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी तुक्के का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी।
ये भी आपका कूट वाला क्वेश्चन है। रिपोर्ट व्हाट इज गुड गवर्नेंस बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक हैज लिस्टेड 8 characteristics of good governance. Which among the following is the not included in 8 characteristics of the good governance? जो 8 गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, यस, ये इसमें शामिल है। सिटीजन चार्टर इसमें शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टिसिपेशन शामिल है। रूल ऑफ लॉ शामिल है। स्ट्रैटेजिक विजन इसमें शामिल नहीं है और रिस्पॉन्सिवनेस इसमें शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4, एक और 5 आपको मिलेगा। सॉरी 2 और 5, सॉरी 2 और 5, ऑप्शन बी। इसमें सिटीजन चार्टर और रणनीतिक दृष्टिकोण शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी ये एक नियंत्रण की तकनीक है। ऑडिट मेथड भी तकनीक है। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सभी टेक्निक्स है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टेक्निक नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है। जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसके रिगार्डिंग, आयोग का गठन 2005 में हुआ था और 2009 तक इसने कार्य किया, ये करेक्ट है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई और हनुमंतिया थे, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यह बात की जा रही है सेकंड एआरसी की, ना कि फर्स्ट एआरसी की। यदि फर्स्ट एआरसी के रिगार्डिंग यह स्टेटमेंट रहता तो ये करेक्ट हो जाता। आयोग ने कुल 15 प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपे, ये भी करेक्ट है। 15 जो प्रतिवेदन है यूजीसी नेट उसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिवेदन 4 कौन सा है, प्रतिवेदन 8 कौन सा है। तो उसमें आप देखिएगा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ई गवर्नेंस है, आरटीआई है, वेरियस प्रतिवेदन में उसके टॉपिक्स है। वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आयोग ने कुल 5 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे क्या? तो ये हो जाएगा रॉन्ग। हमें क्या फाइंड करना है? करेक्ट फाइंड करना है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। In India, during the tenure of which Prime Minister was the resolution of the prepared Citizen Charter in the form of Citizen Charter and the answerable administration adopted? ये आया था सिटीजन चार्टर 1997 में। उस समय भारत के पीएम थे इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल डॉक्ट्रिन आपने पढ़ी होगी, काफ़ी फेमस है, इनकी ही है। NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की घोषणा कब की गई थी? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 18 मई 2006 में। डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑडिट? निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षा का प्रकार है? नियामक लेखा, औचित्य लेखा, निष्पादन लेखा, उपयोग सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। किस देश को ओम्बुड्समैन संस्था का प्रणेता माना जाता है? तो ये काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा 1809 आई थिंक या 7, एक बार देख लीजिएगा। ओम्बुड्समैन जैसे भारत में लोकपाल है, वैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी स्वीडन में हुई थी ओम्बुड्समैन नामक संस्था के माध्यम से। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये हमें फाइंड करना है। संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में ये करेक्ट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994 के माध्यम से लाया गया था क्या? ये हो जाएगा इनकरेक्ट। 1994 नहीं है, ये है 1992। गलत हमें फाइंड करना है, ऑप्शन बी गलत, जो गलत दिया गया है, ठीक है। 1994 नहीं है, 1992 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। यह अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया। यस, 2005 में अस्तित्व में आता है। यह ग्रामीण और उप शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है क्या? नहीं, उप शहरी क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होता है, ठीक है। गलत हमें फाइंड करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन सब अर्बन एरिया। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है और ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011 में अस्तित्व में आता है क्या? ये हो जाएगा रॉन्ग, 2013 में अस्तित्व में आता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इसने खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण को कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित किया, यह हो जाएगा करेक्ट। यह ग्रामीण क्षेत्र की 100% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध
कराता है क्या? ये हो जाएगा इनकरेक्ट। 100% नहीं, 75%। यह शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है सब्सिडी रेट पर। यह हो जाएगा करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 and 4, 2 and 4, ऑप्शन सी। ठीक है। इट एंटाइटल्स 100% रूरल पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। 100% नहीं, ये है 75%। किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया है? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इजाया बर्लिन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। Who among the following present an alternative to the Marxist view on the equality by accepting social stratification की जैसे ही बात आती है हायरार्की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे कार्य किया है मैक्स वेबर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। अब ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। जैसे आप पढ़ते हो वेल्स ऑफ इग्नोरेंस, आपके दिमाग में पहला ही थिंकर आता है जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सभी कॉन्सेप्ट है जॉन रॉल्स के। ठीक है। वेल्स ऑफ इग्नोरेंस जैसे आता है तो हमें जॉन रॉल्स की थ्योरीज याद आती है। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो यह आप देखोगे तो अधिकार संगठित समाज से स्वतंत्र होते हैं क्या? नहीं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। रॉन्ग फाइंड करना है हमें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल, ऑप्शन सी। ये भी इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्कसंगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनाधीनों के प्रति उत्तरदायी के रूप में देखता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे यहाँ रेशनल कंसेंट की बात आती है, रेशनल थिंकिंग की बात आती है, तो आपको याद आना चाहिए जॉन लॉक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्कसंगत सहमति, क्योंकि ह्यूमन का नेचर रेशनल माना है जॉन लॉक ने। ठीक है, रेशनलिटी की बात करते हैं जॉन लॉक। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदारवाद की विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म? तो यहाँ आप पॉज करके देखोगे तो मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास, ये क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है। स्थापित प्रथाओं और परंपराओं का सम्मान करना, ये भी है। व्यावहारिकता में आस्था, ये भी है। समाज को सावयवी समष्टि के रूप में देखना, विविंग सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिक वर्ल्ड, ये भी करेक्ट है। अनुदारवाद की विशेषता मानवीय उत्कृष्टता में विश्वास, ये नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलीव इन ह्यूमन परफेक्शन। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इन्होंने 5 स्टेज दी थी, जिसमें स्टार्ट होता है आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर फ्यूडलिज्म आता है, फिर इसके बाद आता है स्लेव, फिर फ्यूडलिज्म आता है, फिर आपका आता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लास्ट स्टेज होती है या कम्युनिज्म। तो आप स्टेज देख लीजिएगा एक बार। मानव इतिहास का जो डेवलपमेंट बताया था मार्क्स ने, वो स्टार्ट होता ही है आदिम साम्यवाद से। आदिम साम्यवाद, फिर आई थिंक दास्ता आता है, फिर फ्यूडलिज्म आता है, फिर आपका आता है कैपिटलिज्म, फिर जो लास्ट स्टेज है सोशलिज्म या कम्युनिज्म। और इसमें एक स्टेज भी और रखते हैं कुछ थिंकर, जिसे कहते हैं स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं अंतिम स्टेज के रूप में। बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग है। व्हाट इज द बेसिस डिमांड ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म? तो मल्टी कल्चरलिज्म में विभेदकारी नागरिकता होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विखंडन दार्शनिक तथा साहित्यिक भाषा के आलोचनात्मक विश्लेषण की एक विधि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के लेखन से व्युत्पन्न है?
तो डीकंस्ट्रक्शन की जो डीकंस्ट्रक्टिविज्म का बात करते हैं जैक डेरिडा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जो है डीकंस्ट्रक्टिविज्म पोस्ट मॉडर्निज्म का एक कॉन्सेप्ट है। प्लेटो के अनुसार शासन करने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? द फिलोसोफर किंग। ठीक है, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कन्फ्यूशियस के विषय में सही नहीं है? तो आइए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। उसने राजा तथा प्रजा दोनों के लिए सदाचरण पर बल दिया, ये करेक्ट है। उसने समतावादी व्यवस्था का समर्थन किया, इसमें हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। उसने शिक्षा पर अभिजात वर्ग के एकाधिकार को चुनौती दी, ये भी करेक्ट है। उसने परिवार और राज्य की सत्ता में कोई अंतर नहीं किया, ये भी करेक्ट है। उन्होंने इगैलिटेरियन की जगह एक स्ट्रेटिफाई सोसाइटी की परिकल्पना की थी। तो मुझे जहाँ तक इसका आंसर लग रहा है ऑप्शन बी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की अधिसंरचना का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स। जो देखिए जो कॉन्सेप्ट है सुपर स्ट्रक्चर और बेस का, तो बेस में उन्होंने रखा था मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो कि शेप करता है सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें वो लीगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रखते हैं, रिलीजन को रखते हैं, मोरल्स को रखते हैं, लेबर पावर को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नॉट पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेरी वोल्स्टोन क्राफ्ट के द्वारा लिखी गई है? काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का जनक माना जाता है? फादर ऑफ लिबरलिज्म, जॉन लॉक। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज सेंटर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पर आधारित है। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट शासन प्रणाली का रूप नहीं है? तो जो गुड फॉर्म बताए थे उसमें बताते हैं मैप, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। तो इसमें हमें एरिस्टोक्रेसी देखने मिलेगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। परवर्टेड फॉर्म में वो बताते हैं टॉड, टायरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल पॉलिटिकल थॉट? तो यहाँ आप देखोगे ही अटैक ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये हो जाएगा रॉन्ग। वुमेन्स के राइट की बात करते हैं, ना कि उन पर अटैक करते हुए उनके थॉट्स में दिखाई देते हैं। नॉट पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स्की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुडिशरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया, ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की। ठीक है, तो जुडिशरी लेजिटिमेशन का जो स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग मेड द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी? ये भी इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पॉपुलर सोवर्निटी की बात करते हैं रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सप्तांग का अंग नहीं है? जो कौटिल्य की थ्योरी है सप्तांग थ्योरी, उसमें आता है स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, इसमें अरि नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंडिता रमाबाई की इनमें से कौन सी बुक है? तो ये भी इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के यदि आप पेपर सॉल्व करते हो तो इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, आई थिंक ये यूएसए में पब्लिश होती है। सोसाइटी एंड स्टेट नामक निबंध ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। थोड़ा हम फास्ट करते हैं। किसने कहा था कि स्वराज भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये हम सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। राजा को भगवान ने अपनी छवि के रूप में समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया है, ये कथन है आपका मनु का। डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप थ्योरी। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि मार्क्स के पास राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अभाव था, जो उसे अकेले ही राष्ट्रीय स्थितियों में अंतर देखने में सक्षम बनाता है?
तो क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते आपको एम एन रॉय, ऑप्शन इज करेक्ट। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? द्रविड़ कड़गम का गठन किया था, ये करेक्ट है। जस्टिस पार्टी का भी अध्यक्ष रहे थे और आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी उन्होंने चलाया था। स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने नहीं किया था, ठीक है, नहीं पूछा गया है। गांधी के विचारों का उनके प्रेरणा स्रोतों से मिलान कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस ये आपका लिया है थोरो से, तो बी का 3 केवल एक ऑप्शन में। सत्याग्रह, सरमन ऑफ द माउंट, फिर आपका शारीरिक श्रम हो जाएगा अनटू द लास्ट, और अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है आपका उपनिषद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था वी डी सावरकर जी द्वारा। आई थिंक 1902 के समथिंग है, आप इससे एक बार डेट एग्जैक्ट देख लीजिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? बाल गंगाधर तिलक। और रानाडे का भी इसमें रोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण नहीं है? वर्गीकरण है, सॉरी, ठीक है। तो पेरोकियल, सब्जेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, ये तीन उन्होंने टाइप बताए थे, तो यहाँ पेरोकियल हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पिनॉक एवं स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में संविधानवाद के 4 तत्वों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द इसेंशियल इंस्टीट्यूशन, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं के अभिव्यक्ति के रूप में, ऑप्शन डी। कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? यही क्वेश्चन में बोल रहा था, यदि आप इसे नेट पर खोजने का प्रयत्न करोगे तो ये मिल, एक्चुअली इसका आंसर मिल नहीं रहा है, ठीक है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 133 का आंसर क्या होना चाहिए। अभिजन के संबंध में पेरेटो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? विल्फ्रेड पेरेटो, सर्कुलेशन ऑफ एलाइट। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हमने ऊपर देखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रॉबर्ट मिशेल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण आमंड की राजनीतिक दलों की श्रेणी में आता है? तो इसमें आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव 2 पार्टी सिस्टम ये आता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरियस उन्होंने जो डिवीजन दिया था कॉम्पिटिटिव 2 पार्टी, कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी, वो आप देख लीजिएगा। आर्थर बेंटली की किस पुस्तक में दबाव समूह का उल्लेख किया गया है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में किया गया है, ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी पद्धति हेयर पद्धति के नाम से जानी जाती है? तो ये होती है आपकी STV, हेयर के नाम पे इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। भारत में क्या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किसी के इलेक्शन में यूज किया जाता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक नागरिक समाज के विमर्श में सम्मिलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टिसिपेटेड इन डिस्कोर्स ऑफ सिविल सोसाइटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डी टॉकविले, ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का कार्य है? सत्ता प्राप्त करना, कानून बनाना, राष्ट्रवाद का विकास करना, चुनाव कराना। तो सामाजिक आंदोलन का इसमें कार्य हमें राष्ट्रवाद का विकास करना ये दिखाई देता है। चुनाव कराना ये नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का कार्य है। कानून बनाना पार्लियामेंट का कार्य है। सत्ता प्राप्त करना ये पॉलिटिकल पार्टी का कार्य है। सभी कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है, और राज्य के प्रतिकूल कुछ नहीं है, ये है आपका स्टेटमेंट मुसोलिनी का। एवरीथिंग इज इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग इज अगेंस्ट द स्टेट। विच अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन लॉजिक? तो एक्सपीरियंस और लॉजिक, एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखो तो रियलिस्टिक ज़्यादा लग रहा है, और लॉजिक के बेसिस पे देखोगे तो समन्वयवादी या इलेक्ट्रिक अप्रोच ज़्यादा लगेगा आपको। तो मैं इसमें ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, यथार्थवादी उपागम। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में कौन सा शक्ति, राजनीतिक, अनैतिकता, हिंसा आदि से मुक्त एक सुधरी हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विचार पर आधारित है? तो ये तो आदर्शवादी उपागम हो जाएगा, ठीक है, आइडियलिस्टिक अप्रोच।
हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय मॉर्टन कापलान टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये 6 मॉडल दिए थे, जिसमें टाइट बाइपोलैरिटी, लूज बाइपोलैरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, ऐसे करके उन्होंने 6 इसमें सिद्धांत दिए थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन स्टेट इन द वॉर, 1979 में जो लिखी गई थी न्यू रियलिज्म पे। यहाँ से आपको एक हिंट भी मिल रहा है। न्यू रियलिज्म की बात करें तो इसमें जो थिंकर्स देखोगे आप, तो केनेथ वॉर्ड इसके न्यू रियलिज्म के थिंकर है। जोसेफ ने की भी एक फेमस बुक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो ये बुक है मैन स्टेट इन वॉर, ये है केनेथ वॉर्ड्स की। G20 संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे पॉल मार्टिन। G20 की प्रथम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 1999 में। इसमें जो आपके वित्त मंत्री थे वो मिले थे, और ये कनाडा के जो वित्त मंत्री थे उस समय पॉल मार्टिन, उन्होंने इस मीटिंग को हेड किया था, अर्थात इसके पहले अध्यक्ष थे G20 संगठन के। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान में कितने मेंबर्स हैं? तो कुल 10 प्लस 1, अभी जो एक नया मेंबर जुड़ा है तिमोर लेस्टे। 1992 की मैस्ट्रिच ट्रीटी ये संबंधित है यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन से। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से अफ्रीका एशिया देशों से कितने सदस्य हैं? अफ्रीकन एशियन कंट्रीज से कुल 5 सदस्य है। कैसे? तो जो अफ्रीकन सीट्स है वो है टोटल 3, और एशियन सीट्स है 2, तो 5 + 3 हो जाएगा आपका, 3 + 2 हो जाएगा 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए एजेंडा 21 ग्रीन पाथ टू द फ्यूचर रिगार्डिंग इन्वायरमेंट? तो ये हम बात कर चुके हैं रियो घोषणा पत्र 1992 अर्थ समिट। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।